हेलो एवरीवन। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम है आईसीएसई बोर्ड की हिस्ट्री सिविक्स की। तो उसी के लिए उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सैम्पल पेपर्स उनको सॉल्व करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। चूज द करेक्ट answer to the question from the given options. Do not copy the question, write the correct answer only. तो आपको पता है कि कॉपी नहीं करना है, बस एक राइट आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एन ऑर्डिनेंस इज कॉल्ड टेम्पररी लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द सेम। देखो कि टेम्पररी लॉ एक ऑर्डिनेंस को बोलते हैं और इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेम चीज़ को डिफाइन करता है। ऑप्शन ये हमारा कि ओनली द कैबिनेट कैन प्रिपेयर एन ऑर्डिनेंस, तो नहीं, कैबिनेट ऑर्डिनेंस प्रिपेयर नहीं कर सकता है। इट इज़ सेकेंड वाला है कि इट इज़ इशूड व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट फंक्शनिंग, ये भी सही नहीं बैठता है। इफ़ द पार्लियामेंट डज नॉट अप्रूव इट विद इन 6 वीक्स इट बिकम्स इन ऑपरेटिव। तो इसका यही आंसर है। देखो ऑर्डिनेंस क्या रहता है, एक टेम्प्रेरी लॉ रहता है, ठीक है। अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करे विद इन 6 वीक्स के अंदर तो ये इनऑपरेटिव हो जाता, मतलब ये जो ऑर्डिनेंस है ये लॉ के अंदर नहीं आएगा। तो हमारा राइट आंसर यही है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो आर डिटेल्स ऑफ अ फ्यू इंडियन सिटीजन्स। देखो कैंडिडेट जो डब्लू है उसकी एज 35 ईयर्स है और उसकी डिटेल्स है कि ही वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। ओके। अब जो सेकंड है वो है कैंडिडेट एक्स जिसकी एज है 25 ईयर्स और एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है। कैंडिडेट वाई जो है उसकी एज है 30 ईयर्स एंड ही बिलोंग्स टू अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, मतलब ये ओबीसी सेक्शन से बिलोंग करता है, ओके। और जो कैंडिडेट जेड है वो 31 एज है उनकी और ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स। अब देखिए ये तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है कैंडिडेट जेड का। अब क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द पर्सन हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो क्या फुलफिल कर रहा है कि एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया को राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के। तो जैसे कि पता है कि रिसेंटली डब्लू क्या था अपना बैंकरप्ट हो चुका था, तो बैंकरप्ट लोगों को नहीं बनाते हैं। और 25 ईयर्स एज नहीं है, वो एक भले ही सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है लेकिन एज नहीं रही राज्यसभा की। और जो वाई था अपना 30 ईयर्स का, ही बिलोंग्स टू अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो बात सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की नहीं, एज की है, तो एज इसकी 30 हो रही है और 31 तो वैसे क्रिमिनल ऑफेंस है, तो ये राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकते हैं, एलिजिबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा वाई। देखिए राइट आंसर इज वाई। एज कितना चाहिए, 30 ईयर्स चाहिए टू बी द मेंबर और टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। Third question is the opposition feels that the ruling government does not have the majority in the Lok Sabha and want to bring down the government. Which of these motion will the leader of the opposition motion move? देखो एक क्वेश्चन था कि जो ऑपोजिशन फील करती है कि जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी में नहीं है लोकसभा में। तो हमको पता है कि जब गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं रहती है लोकसभा में तो जो ऑपोजिशन मूव करती है लीडर के लिए मोशन, उसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, ओके। अब जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि व्हेन द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एनी जजमेंट मेड बाय इट टू रिमूव एन एरर इट फॉल्स अंडर डेथ ज्यूरिडिक्शन। अगर कोई भी जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है तो वो कौन से ज्यूरिडिक्शन में फॉल करता है। तो देखिए जो रिव्यू मतलब होता है कि वो पहले से ऑलरेडी दे चुका है, उसी जजमेंट को उसने रिव्यू किया तो वो एक रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है, ठीक है। एडवाइजरी नहीं होगा, ओरिजिनल नहीं होगा, एपलेट भी नहीं होगा, रिवाइजरी होगा क्योंकि रिव्यू किया है। तो बेसिकली इसमें जो आपको पॉइंट पकड़ना है वो रिव्यू क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, बस देखने भर की देर है। देखो व्हेन द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू, तो ये रहा रिव्यू, मतलब दे चुका था ऑलरेडी, अब वो रिव्यू करेगा, ठीक है।
any judgment made by it to remove an error it fall under desk jurisdiction, तो रिवाइजरी जुरिडिक्शन रहेगा। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑफिशियल्स हु फॉर्म द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। तो जो पी है वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो एम पी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, क्यों नॉमिनेटेड हो गया एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आर है जो वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो ये जो विधानसभा होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसका मेंबर बन गया आर। एस है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये नॉमिनेटेड है एस, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन था कि हमको क्या फाइंड करना है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है उनमें कौन अपना वोट डालेगा, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल रहेगा। तो देखो जो अपना पी है वो ऑलरेडी एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा। और जो आर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट हो गया, मतलब विधानसभा का मेंबर है, तो वो रहेगा। बाकी जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं ये नहीं रहेंगे। गॉट इट। पी और आर इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जो इलेक्शन रहेगा प्रेसिडेंट का उसमें शामिल रहेंगे, तो पी और आर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 6 बताता है कि कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आज सिविल केसेस सेशन कोर्ट डेस्क केसेस। देखो कितने टाइप के केसेस रहते हैं। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एक सिविल केसेस से डील करता है, सेशन केसेस सेशन कोर्ट रहता है, और एक रहता है क्रिमिनल केसेस रहते हैं, ठीक है। जो सिविल केसेस हैं वो सेशन, जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो सॉल्व करता है, और जो सेशन कोर्ट है वो क्रिमिनल केसेस सॉल्व करता है, ठीक है। तो ये अपना आंसर होगा क्रिमिनल केसेस यहाँ। रीड द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B। तो अपना ए क्या कह रहा है कि गांधी सिविल डिसोबीडियंस वॉज बेस्ड ऑन इंगेजिंग इन डायलॉग एंड नेगोशिएशन विद द ब्रिटिश। तो जो गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो किससे इंगेज करेंगे, डायलॉग्स बिटवीन और नेगोशिएशन, मतलब बात करेंगे किससे, ब्रिटिशर्स से। और सेकंड बी बोलता है कि गांधी बिलीव्ड दैट वायलेंस एंड अग्रेशन आर काउंटर प्रोडक्टिव टू अचीव एनी गोल। देखिए जहाँ तक गांधी जी की फिलॉसफी देखी है तो उन्होंने नॉन वायलेंस को बहुत बढ़ावा दिया है। तो यहाँ पे जो है कि इट बिलीव्ड वायलेंस एंड अग्रेशन आर काउंटर प्रोडक्टिव टू अचीव एनी गोल। तो ये बात सही है कि जो वायलेंस है और अग्रेशन है वो काउंटर प्रोडक्टिव है, मतलब वो उससे हम लोग अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। और यही इसी चीज़ की वजह से गांधी जी जो थे वो ब्रिटिशर्स से बहुत ही हाथ पैर जोड़ के अपना काम करवाते थे और काम करने के लिए आग्रह करते थे, मतलब रिक्वेस्ट करना, ठीक है। और जो बी है ऑप्शन अपना वो सही है, बी इज़ द रीज़न फॉर ए, क्योंकि उन्हें लगता था कि नॉन वायलेंस और अग्रेशन से कोई भी चीज़ नहीं जीती जा सकती है, इसलिए वो हमेशा वायलेंस और अग्रेशन से कोई भी चीज़ नहीं जीती जा सकती है, ना ही उनको कोई रिजल्ट मिलेगा, तो वो इसलिए नेगोशिएशन करते थे, रिक्वेस्ट करते थे ब्रिटिशर्स से। चलिए नेक्स्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री नेम्ड एक्स हैज़ डिसाइडेड टू एनफोर्स अ लॉ सिमिलर टू द वर्निकुलर प्रेस एक्ट which was enacted by the British in India in 1878 to control and regulate the vernacular press. Based on this information, who among the following is most likely to benefit from the enforcement of the law in X? देखिए जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट आया था, सबसे पहले वर्निकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये एक प्रेस एक्ट क्या करता था, जो भी रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट थी, जैसे ब्रिटिशर्स थे, तो उनके खिलाफ अगर कोई भी न्यूज़पेपर उनके खिलाफ कोई भी चीज़ या कोई भी खबर छापता था तो उसको बैन लग जाता था उस न्यूज़पेपर के ऊपर, और फिर वो दोबारा अपनी कोई भी न्यूज़ नहीं पब्लिश कर पाता था। तो यही वर्निकुलर प्रेस एक्ट था जो उनके ऊपर बैन लगाता था अगर कोई भी अपनी राइट टू स्पीच आर्टिकल 19 के अंदर आता है, अगर वो रखने की कोशिश करती थी कोई भी पार्टी या फिर कोई भी न्यूज़ एजेंसी, तो उसके ऊपर क्या कर देते थे, बैन लगा देते थे। तो मतलब वो लोग अपनी उस पर नहीं, मतलब जो भी वो कहना चाहती है गवर्नमेंट से वो कह नहीं पाती थी, बैन ही लग जाता था, ना ही वो लोगों तक वो खबर पहुंचा पाती थी जो रियल में चीज़ें हो रही हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। मतलब कोई भी कुछ भी करता था, पब्लिश करता था अपनी न्यूज़, उसके न्यूज़पेपर और न्यूज़ एजेंसी दोनों पे ही लग जाता था बैन, और वो चला जाता था जेल। अब बात आती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रही कंट्री में जिसका नाम एक्स है,
डिसाइडेड टू एनफोर्स अ लॉ सिमिलर टू द, और उसने एक लॉ डिसाइड कर दिया कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, अब जो भी गवर्नमेंट रहेगी रूल में, जो भी सरकार चलेगी, जिसकी भी सरकार चलेगी, वो उनके खिलाफ कोई भी न्यूज़ नहीं छाप सकती है। तो इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश इन 1878 टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द वर्नाक्युलर प्रेस, जो भी वर्नाक्युलर प्रेस थी उनको कंट्रोल कर दिया जाता था। तो बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ इन एक्ट्स। देखिए, इट्स सिटीजन, इट्स मीडिया इंडस्ट्री, द ऑपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। तो जब कोई भी ऐसा एक्ट आता है कि जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, अगर कोई भी गवर्नमेंट इसको फोर्स करेगी तो ना तो सिटीजन का भला होगा, क्योंकि सिटीजन्स को पता ही नहीं चल पाएगा कि और जहाँ मतलब उनकी गवर्नमेंट के अंडर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, न्यूज़ एजेंसी पे ही रोक लग जाएगी, मीडिया इंडस्ट्री को भी नहीं खबर छापने का मौका दिया जाएगा क्योंकि उन पर बैन लग जाएगा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अगर इन्फोर्स्ड हो गया। ऑपोजिशन पार्टी भी अपनी बात नहीं रख पाएगी, लेकिन जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी उसको बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि उसके खिलाफ तो कुछ बात ही नहीं जाएगी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के अंदर, और इसलिए प्रॉफिट किसको मिलेगा? रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को। नेक्स्ट आता है, इन 1856 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जस्टिफाइड द एनेक्सेशन ऑफ अवध, अ प्रिंसली स्टेट इन नदर्न इंडिया, ऑन व्हाट ग्राउंड। देखो, 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के ऊपर क्या किया? एनेक्सेशन कर दिया। कौन से बेसिस पे भाई एनेक्स्ट किया? एनेक्स्ट अक्वायर मोर लैंड फॉर ब्रिटिश कॉलोनी? नहीं, ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि कोई भी चीज़ों के अगर उनको अपनी हित में चाहिए, मतलब अपने फेवर में चाहिए, तो वो डायरेक्टली नहीं बताते थे कि वो क्या करने वाले हैं। वो ऐसा कहते थे कि आप लोग क्या है, आप लोग अपनी जो सरकार है वो अच्छे से चला नहीं सकते हैं, इसलिए हम आप लोगों की टेरिटरी को इनेक्स्ट कर लेते हैं, ऐसा। और जो लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाई थी, जिनके पास नेचुरल हेयर नहीं था, तो उनका राज अच्छे से नहीं चल सकता था, मतलब ऐसी सोच रखते और ये पॉलिसीज़ फॉर्मेशन करते थे जिनमें उनका प्रॉफिट हो और लोगों को ऐसा लगे कि वो लोगों का भला कर रहे हैं। गॉट इट? तो द पॉइंट इज कि ड्यू टू एलिज्ड मिसगवर्नेंस ऑफ द नवाब ऑफ अवध, मतलब जो मिसगवर्नेंस कर रहा है नवाब ऑफ अवध, इसलिए अवध की टेरिटरी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनेक्स्ट कर लिया। अब आप समझ सकते हैं कि उन्हें हर चीज़ अपने फेवर में चाहिए, तो इसलिए वो लोगों का भला करने की कहते हैं, लेकिन करना नहीं है उनको भला। कहेंगे कि हम आपका भला कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए हम आपकी टेरिटरी को इनेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ द अबव इंसिडेंट। देखिए क्या हुआ, ये डेली न्यूज़ में एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, उस पर लिखा हुआ है कि हेयर टू ऑस्ट्रियन थ्रोन मर्डर्ड डिटरमाइंड पैलेट। देखिए, जो ऑस्ट्रियन का थ्रोन का जो हेयर थे, मतलब राजा थे, उनको मर्डर कर दिया गया है इधर। तो ये कब आए, ये मतलब इसका इमीडिएट इम्पैक्ट कहाँ पे हुआ? ये इम्पैक्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहीं से शुरू होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो ऑप्शन ए है हमारा कि टू प्रमोट अमॉन्ग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, to remove any misconception regarding the intention of the government, to protect and advance the political right and interest of the Muslims, to abolish the जमींदारी सिस्टम। देखिए, जो फर्स्ट है अपना ऑप्शन, वो क्या कह रहा है कि मुस्लिम ऑफ इंडिया को प्रमोट करना, सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, रिमूव मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो हाँ, गवर्नमेंट ने अपना मिसकंसेप्शन ऑफ रिगार्डिंग, हाँ, गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि हम सबका भला करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली जो भी काम करते थे वो खुद के फेवर में करते थे। तो वो मुस्लिम जो एक कम्युनिटी थी हमारी कंट्री की, उसको अपनी तरफ लेने की पूरी कोशिश करते थे, इसलिए ये तीनों तो मुस्लिम से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला लास्ट ऑप्शन है वो कहता है टू अब्लॉइश द जमींदारी सिस्टम, तो यही ऑड वन आउट है। गॉट इट? Next is a college student named Roshni is doing a project on the prominent Indian leader whose core work revolved around Dalits right. देखिए, अब एक क्वेश्चन पूछा है, एक प्रोजेक्ट कर रही थी रोशनी प्रोजेक्ट कर रही थी, और प्रोजेक्ट में उसको क्या करना था कि जो इंडियन प्रोमिनेंट लीडर हैं जिन्होंने कोर वर्क किया है, रिवॉल्व किया है अराउंड दलित राइट, दलित्स के लिए जो लड़े हैं उनके ऊपर लिखना था। तो अब यहाँ से क्वेश्चन है कि हु इज़ रोशनी मोस्ट लाइकली राइटिंग अबाउट। देखो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो नहीं है, फिरोज शाह मेहता भी नहीं है, दादा भाई नौरोजी नहीं है, ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर है, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने
वर्क किया था।